हेलो गाइस, दिस इज अरसलान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बस्कर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बस्कर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट ऑन टाइम मिल सकें। मूवी के स्टार्ट में हम 8 साल के एक बच्चे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ रहता था। उसे कोई चीज परेशान करती थी और वो हमेशा ही सहमा हुआ रहता था। इसी चीज को देखते हुए उसके पेरेंट्स अपने घर में कुछ एग्जॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिसमें एक कपल होता है और एक चर्च के फादर। इस बच्चे का नाम डेविड होता है, इसकी एक बहन भी है और जब ये एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं तो उस वक्त डेविड की बहन का दोस्त भी वहाँ मौजूद होता है। क्योंकि उसकी डेविड के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो उसे गोद में उठाकर सुलाने ले जाता है। उसके जाते ही डेविड को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। डरते हुए डेविड वॉशरूम में जाके छुप जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी लग रहा होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। उसे वहाँ बहुत ज्यादा हाथ भी नजर आने लगते हैं और बाथटब में बहुत ज्यादा खून नजर आता है। खून देख के डेविड काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख की आवाज सुन के सब लोग ऊपर आ जाते हैं। उनके ऊपर आने पे वो देखते हैं कि डेविड, जो कि सिर्फ 8 साल का बच्चा है, वो काफी ज्यादा गुस्से में है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो अपने डैड की टांग पर स्ट्रैप कर देता है तो मेल एग्जॉर्सिस्ट उसे उठाकर नीचे लाने लगता है, लेकिन वो अपने नेल्स से दीवार के ऊपर स्क्रैचेस करता हुआ जा रहा था जैसे कि किसी ने उसे पोजेस कर रखा है। उसे नीचे लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर उस पर कुछ पढ़ने लगते हैं। इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगती है। इसी के साथ साथ एक बहुत खौफनाक तूफान आने लगता है और घर की तमाम चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं और फादर भी गिर जाते हैं। मगर दोनों एक्सॉर्सिस्ट ने डेविड को काफी मजबूती से पकड़ा होता है। डेविड अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और इसी दौरान अपनी बॉडी को बहुत अजीब शेप में फोल्ड करना शुरू करता है, जो कि देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही होती है। डेविड की ये हालत देखकर उसकी बहन के दोस्त से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो डेविड के पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है, तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़ दो, चाहे तो मुझ में आ जाओ। ये कहना ही था कि इसके साथ ही डेविड की आंखें नॉर्मल होना शुरू होती हैं और उसकी बहन के दोस्त की हालत खराब होने लगती है। यानी कि जो डेमन डेविड के अंदर था, अब वो उसकी बहन के दोस्त के अंदर जा चुका है। दूसरी तरफ जब डेविड पोसेस था तो उसने मेल एक्सॉर्सिस्ट पे भी बहुत बुरी तरह हमला किया होता है। उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स उसकी वाइफ को बताते हैं कि इसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज ने इसे बहुत बुरी तरह से डरा दिया है। दूसरी तरफ हम डेविड की बहन के दोस्त को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अगले सीन में वो दरख्त पर बैठा चेनसॉ की मदद से दरख्त को काट रहा होता है, लेकिन चेनसॉ स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी उसका ध्यान पड़ता है तो उसकी विंडो के ऊपर उसे कोई गोश्त नजर आता है जो उसे ही देख रहा था। तभी अचानक वो चेनसॉ स्टार्ट हो जाती है, चेनसॉ नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। इस सीन के बाद वो काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब मेल एक्सॉर्सिस्ट को होश आता है, वो भी यही बताता है कि वो डेमन डेविड की बॉडी को छोड़ के अब उसकी बहन के दोस्त की बॉडी में है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि फौरन डेविड के घर वालों को कॉल करें और उन्हें बताएं कि वो उससे बच के रहें, वो सोल बहुत ही खतरनाक है। जब फीमेल एक्सॉर्सिस्ट डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो काफी लाउड म्यूजिक लगा के अपने दोस्त के साथ डांस कर रही होती है। इसी दौरान उसके दोस्त की तबीयत काफी खराब होने लगती है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था, वो पोजेस था। वो अचानक से काफी वीक फील करने लगता है। जब फीमेल एक्सॉर्सिस्ट की कॉल को कोई नहीं उठाता तो वो काफी परेशान हो जाती है। वो फौरन ही पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि फौरन से डेविड के घर चले जाएं। यहाँ दूसरी तरफ डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है, वो अचानक से गोश्त में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफी डरावनी हो जाती है। वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। वो अपने दोस्त को लेकर वहां से फौरन चली जाती है। वहां दूसरी तरफ पुलिस भी आ रही होती है, लेकिन निकलते निकलते उसका दोस्त अपने नाइफ की मदद से उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है। उस लड़के की आंखें काफी चेंज थी। जब पुलिसमैन उससे बात करता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो पुलिसमैन कहता है, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ है, तुम हमारे साथ आओ। तब हम देखते हैं कि वो उस एक्सॉर्सिस्ट कपल के साथ बैठा हुआ है। वो
वो कहते हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि तुम में वो एविल स्पिरिट मौजूद है या नहीं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सोल अभी मौजूद नहीं है। तो जैसे ही वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि राइट नाउ उसके अंदर अभी वो एविल स्पिरिट मौजूद नहीं है। इस दौरान इसने जिस आदमी को मारा होता है उसके मर्डर की वजह से केस भी बन चुका होता है और पुलिस इसे उस चार्ज में अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन उसी दौरान वहाँ उस लड़के की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एक्सॉर्सिस्ट उस लॉयर से कहते हैं इस लड़के ने उस आदमी को नहीं मारा, इसके अंदर कोई गोस्ट है जिसने इसके थ्रू ये काम किया है। उनकी ये बात सुन के लॉयर कहती है कि होश करो, होश में आओ, आज की दुनिया में कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता। कोर्ट में तो यही बात सामने आएगी कि अपने क्राइम को छुपाने के लिए ये गोस्ट की थ्योरी बनाई जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट रूम देखते हैं, क्योंकि अब उस लॉयर को भी ये यकीन हो चुका था ये काम उस लड़के का नहीं उस डेमन का ही है। और अब यहाँ वही कहानी रिपीट होती है। लॉयर जज से कहती है कि मर्डर एक डीमन ने किया है, लेकिन जज कहता है कि ये डीमन वाली बात मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं, उस मर्डर के चार्ज में इस लड़के को लाइफ टाइम सेंटेंस होगी। यहाँ वो एक्सॉर्सिस्ट कपल कहता है कि हम किसी सूरत भी उस लड़के को बेगुनाह ठहरा कर ही रहेंगे। इसके बाद वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ डेविड पहली बार डरा होता है, जहाँ उसे घोस्ट नजर आया होता है। इनफैक्ट वहाँ एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था तब अचानक उसमें से एक हाथ निकला था जिसने डेविड को पकड़ लिया था और उस रूम का फ्लोर भी खराब हुआ था। इसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस रूम के नीचे जाते हैं जहाँ एक रास्ता बना हुआ था। वहाँ बहुत सारे रैट्स हैं। इसके साथ साथ वहाँ एक अजीब व गरीब स्कल भी मौजूद है। वो उस स्कल की पिक्चर क्लिक करती है और बाहर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने ऐसा स्कल आज तक कभी नहीं देखा। चर्च के फादर भी यही कहते हैं कि मैंने भी आज तक कभी ऐसा स्कल नहीं देखा। बेहतर ये होगा कि तुम ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हों और इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हों। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स एक और फादर के पास जाते हैं। वो उस स्कल की पिक्चर को देख के कहते हैं कि हाँ, मैंने शायद ऐसा स्कल पहले भी कहीं देखा है। वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं पर इससे मिलता जुलता था। वो अपना कलेक्शन उन इन्वेस्टिगेटर्स के साथ शेयर करते हैं। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीब सी टेबल थी जिसपे उसने ब्लैक कैंडल्स जलाई हुई थी और वहाँ उस लड़के की पिक्चर भी मौजूद थी, उसी लड़के की जिस पर मर्डर का चार्ज है। वो लेडी कुछ इस किस्म का ब्लैक मैजिक करती थी जिसकी वजह से वो डर जाता था और उसे लगता था कि उसके अलावा भी वहाँ कोई और मौजूद है, जैसे कि कोई डेमन या एविल सोल। इसके बाद वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो कहता है कि पहले भी कोई इस तरह का केस था जिसमें मैंने ये स्कल देख रखा है। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उसमें तो 2 लड़कियां थीं जो कि मारी गईं, मगर बॉडी सिर्फ एक लड़की की ही मिली। इसके बाद वो तीनों मिलके वहां जाते हैं जहां ये सब कुछ हुआ होता है। तभी वहां फीमेल इन्वेस्टिगेटर को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि वो दोनों लड़कियां फ्रेंड्स थीं। उनमें से एक गर्ल ने दूसरी गर्ल का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था, और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल उस तरह एक्ट करने लगी थी। वो एकदम से भागना शुरू करती है और भागते भागते एक किनारे पे पहुंचती है जहां नीचे सिर्फ पानी ही पानी मौजूद था, मगर वो रुक जाती है। तभी अचानक वहां पीछे से एक क्रीपी सा हाथ आता है जो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी फौरन उसका हस्बैंड आके वहां उसे बचा लेता है। फीमेल इन्वेस्टिगेटर अपने सेंसेस में वापस आने के बाद इमोशनली होते हुए अपने हस्बैंड को बताती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिली वो इसी रिवर के अंदर है। इसके बाद उस लड़की की बॉडी को फाइंड करके वहां से निकाल लिया जाता है और ये केस यहाँ सॉल्व हो जाता है। उस फीमेल इन्वेस्टिगेटर के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ उस लड़के की बॉडी थी जिसका मर्डर हुआ था। वो फीमेल इन्वेस्टिगेटर उस बॉडी का हाथ पकड़ती है ताकि वो ये बात पता कर सके कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसे अपने सामने एक केव नजर आती है जो कि काफी डार्क थी। जब वो उस केव के अंदर जाने लगती है तो वहाँ उसे काले जादू का सारा सेटअप नजर आता है और वहाँ कोई औरत मौजूद थी जो ये सब काला जादू कर रही थी। वो फीमेल इन्वेस्टिगेटर उसका फेस भी देख लेती है। वो औरत काफी अजीब थी। वो उस औरत से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, इससे पहले कि वो इसे इस बात का जवाब देती। रियल वर्ल्ड में उस फीमेल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर एक डेड बॉडी अटैक करने आ रही होती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि छोड़ दो इस बॉडी का हाथ, और आखिर उसको ये करना पड़ता है। इसके बाद मेल इन्वेस्टिगेटर को एक बुक मिलती है जो कि उनके जूनियर
जूनियर ने उन्हें दी होती है। उस बुक में सारा सेटअप लिखा होता है कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक करने वालों को रोका जा सकता है या उनको किस तरह अपने काबू में किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो फीमेल इन्वेस्टिगेटर उस फादर से मिलने के लिए जाती है। तभी फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बच्चे की पिक्चर लगी होती है। तब फादर उसे बताते हैं कि ये एक विच है। तो वो उनसे कहती है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसके बाद फादर उसे एक केव में ले जाते हैं जो पहले भी उसने विजुअलाइज की होती है। अचानक से हम देखते हैं कि वो विच ऊपर आती है और अपने ही फादर को मार डालती है। इस वक्त उस फीमेल इन्वेस्टिगेटर के पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि वो विच वहाँ मौजूद नहीं है और वो उस टेबल को गिराने जाती है जिस पर वो विच ब्लैक मैजिक करा करती थी। वो कोशिश करती है लेकिन उस टेबल को गिरा नहीं पाती क्योंकि वो टेबल बहुत भारी होता है। तभी वो विच वहाँ आ जाती है और उस पर अटैक करती है और वो टेबल को छोड़कर अपनी जान बचाने लगती है। इसके बाद वो मेल इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ आ जाता है और वो उस केव में जाने के लिए दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक मिरर आ जाता है और चारों तरफ उसे अपना आप दिखाई देता है। उसी वक्त वहाँ वो विच आकर उस पे नाइफ की मदद से अटैक करती है। फीमेल इन्वेस्टिगेटर उस विच पर पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो विच उस मेल इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है उसकी वाइफ के रूप में और उस मेल इन्वेस्टिगेटर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त काफी बीमार था क्योंकि उसे जेल में कैद किया हुआ था। यहाँ उसकी बॉडी काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ वो बिच उस मेल इन्वेस्टिगेटर को ये ऑर्डर देती है कि हैमर की मदद से जाओ और अपनी वाइफ का मर्डर कर दो। क्योंकि वो पूरी तरह पोजेस्ड था वो हैमर लेकर अपनी वाइफ के पीछे जाता है। तभी उन्हें फ्लैशबैक का इमेजिन आता है और दिखता है जब वो अपनी वाइफ से पहली बार मिले और वो सब कुछ जो उनके दरमियान है। वो अपनी बीवी और फैमिली से किस कदर प्यार करते हैं। तभी वो टर्न होकर हैमर लेकर वो उस टेबल को तोड़ देते हैं जो आज तक कोई न कर पाया। अब यहाँ वो मेल इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं और वो विच भी काफी वीक होकर मारी जाती है। और दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी बिल्कुल ठीक हो चुका था क्योंकि वो विच जो सोल कंट्रोल करती थी उसके साथ वो भी खत्म हो चुके थे। उसकी बॉडी उन इविल सोल से आजाद हो चुकी थी और सारा ब्लैक मैजिक भी खत्म हो चुका था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन बहुत परेशान होती है क्योंकि कोर्ट रूम में ये बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही है। सजा होने के बावजूद वो उससे शादी कर लेती है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दें एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बस्कर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू।